औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा जो दूसरा लेक्चर है वो पहले पार्ट 1 हो गया एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ जीआईटी का। आज है उसका पार्ट 2 है। जो पहला लेक्चर था उसमें हमने माउथ, फेरिंग्स, एसोफेगस, सलाइवरी ग्लैंड और टीथ इसके बारे में पढ़ा था। आज जो हमारा एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ जीआईटी जो है इसका पार्ट 2 जो है, इसमें सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है स्टमक। सबसे पहले स्टमक जो है इसको हम गैस्टर भी कहते हैं। गैस्टर, जब स्टमक की इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो इसको फिर हम गैस्ट्राइटिस कहते हैं। तो स्टमक का दूसरा नाम गैस्टर है। और ये स्टमक जो है ना, इसको जे शेप कंसिडर करते हैं। सही, जो जे शेप जो है ये स्टमक की शेप है। द स्टमक इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द अपर एब्डोमेन। स्टमक जो है ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, मतलब ये है कि ये मसल से बना है। पिछले दफ़ा भी हमने जिक्र किया कि 4 मसल्स है, सिरोसा, मस्कुलरेस, सब म्यूकोजा और म्यूकोजा। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि जो मस्कुलरेस है उसमें फिर 3 होते हैं। एक को लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कहते हैं, एक को सर्कुलर मसल्स और तीसरे को ओब्लिक मसल्स कहते हैं। ये अपर एब्डोमेन के लेफ़्ट साइड पे है। इसको हम जैसे पहले भी आप लोगों ने जो 9 रीजन और क्वाड्रेंट पढ़े थे, तो अपर एब्डोमेन है तो आप लोग ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये प्रेजेंट है, जो हमारा लेफ़्ट अपर क्वाड्रेंट है उसमें प्रेजेंट है। द स्टमक रिसीव्स फूड फ्रॉम द एसोफेगस। ये जो स्टमक है ये फूड कहाँ से रिसीव करता है? एसोफेगस से। जो एसोफेगस होते हैं ना, वहाँ से जो बोलस बन जाती है, उसकी पेरिस्टालिसिस होती है और जो उसकी लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है उसमें ये फिर वहाँ से ये फूड पास कर स्टमक में आ जाता है। एज फूड रीचेज द एंड ऑफ द एसोफेगस, इट एंटर्स द स्टमक थ्रू अ मस्कुलर वाल्व कॉल्ड अ लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। ये फिर एक स्फिंक्टर में ओपन होता है, एक स्फिंक्टर के ज़रिए ही ये स्टमक में एंटर होता है। उस स्फिंक्टर का नाम है लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। हमने एसोफेगस में 2 टाइप्स ऑफ स्फिंक्टर पढ़े थे, एक अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर, एक लोअर। अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर को हमने क्राइकोपेरेंजियस स्फिंक्टर भी कहा था, और जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है उसको कार्डिक स्फिंक्टर भी कहते हैं। ये जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है ये एक ब्रिज है, एक काम करता है, एक फ्लो को मेंटेन करता है, जो हमारा एसोफेगस और हमारे स्टमक के इसके दरमियान जो है फ्लो को मेंटेन रखता है। ये स्टमक का जो है शेप है, तो इसमें आप देखिए ये पंडस है, इसमें फिर जो है सबसे लार्जेस्ट पार्ट जो है वो बॉडी है, फिर फाइलोरस है और लास्ट में फिर ड्यूडेनम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट होता है। अब स्टमक जो है उसकी रिलेशंस को हम देखते हैं, मतलब उसके साइड में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उसके मुताबिक ये कहाँ पर वाक़ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 6 लोकेशन को मेंशन करेंगे, क्योंकि अगर स्टमक को आप देखते तो उसका इंटीरियर भी है, पोस्टीरियर भी है, इंफीरियर भी है, सुपीरियर भी है, लेफ़्ट भी है और राइट भी है। सबसे पहले हम उसके इंटीरियरली देखते हैं। इंटीरियरली लेफ्ट लोब ऑफ लीवर एंड इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। इंटीरियरली जब हम देखते हैं तो उसका जो लेफ़्ट लोब है, क्योंकि ये स्टमक जो है ये भी लेफ़्ट साइड पर वाक़ है, तो इसका जो लीवर का लेफ़्ट लोब है इस मतलब उसके पीछे है ये। एंड द इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, और जब हमारा जो इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है, जो हमारे आगे की तरफ जो एब्डोमिनल वॉल है, और जो लीवर का लेफ़्ट लोब है ये जो है ये इसके इंटीरियर ही है। पोस्टीरियर में जब हम देखते हैं तो क्या क्या है? एब्डोमिनल एओर्टा, पेंक्रियाज, स्प्लीन, लेफ़्ट किडनी। जो पोस्टीरियरली जो है एब्डोमिनल एओर्टा है, पेंक्रियाज है, स्प्लीन और लेफ़्ट किडनी ये मौजूद होते हैं। यानी इंटीरियरली और पोस्टीरियरली जितने आर्गन है इसके दरमियान जो है स्टमक लोकेटेड है। सुपीरियरली डायफ्राम, एसोफेगस एंड लेफ़्ट लोब ऑफ किडनी। और सुपीरियरली जब हम देखते हैं तो वहाँ पर क्या है? डायफ्राम है, एसोफेगस है और किडनी, और लेफ़्ट लोब जो है किडनी का लेफ़्ट लोब वहाँ पर भी प्रेजेंट है। इंफीरियरली जब हम देखते हैं तो इंफीरियरली क्या है? ट्रांसवर्स कोलन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो ट्रांसवर्स कोलन असेंडिंग कोलन इसके दरमियान में स्मॉल इंटेस्टाइन मौजूद है ना, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन और ट्रांसवर्स कोलन जो है ये इंफीरियरली प्रेजेंट है। अब एक उसका लेफ़्ट साइड और एक राइट साइड। अगर लेफ़्ट साइड में हम देखें तो डायफ्राम और स्प्लीन जो है वो प्रेजेंट है। एक साइड पे लेफ़्ट साइड पे क्या है? डायफ्राम है और स्प्लीन है, और राइट साइड में उसका लीवर और ड्यूडेनम है, क्योंकि ड्यूडेनम जो है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है, और लीवर जो है वो भी उसका जो राइट लोब होता है ना वो भी उस साइड में प्रेजेंट होता है। Stomach, a pouch-like organ primarily designed for food storage. For 2 to 4 hours, some mechanical and chemical digestion also occur.
तो सबसे पहले जो है एक ये पाउच लाइक आर्गन है, इसमें इस तरह होता है कि इसके दो ओपनिंग होते हैं। हम इसको एक सेक लाइक होती है, एक ट्यूब लाइक होती है। तो हम लोगों को मालूम है कि जो ह्यूमन जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये ट्यूब लाइक है। ट्यूब ऐसा होता है कि उसका जो ओपनिंग है वो एक ही होता है और जो मतलब उसका एंड पॉइंट है फिर वो अलग होता है। जो सेक लाइक होता है ना, जो शापर की तरह हो, तो उसका जो मतलब माउथ और एनस दोनों एक जगह जो काम करता है, सही। और ये स्टमक जो है इसको हम ट्यूब लाइक कंसिडर करेंगे, मतलब ये कार्डिक स्फिंक्टर से फूड पास होता है और पाइलोरस स्फिंक्टर से निकलता है, तो इसलिए ये एक ट्यूब टाइप है। दूसरा जो है इसमें ये फूड स्टोरेज का काम करता है, तकरीबन 2 to 4 आवर ये जो है फूड को स्टोर करता है। इसमें मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन दोनों होती है। मैकेनिकल डाइजेशन इसकी चर्निंग मोमेंट जो मिक्सिंग पे करती है, ये चर्निंग मोमेंट पैदा होती है उसमें, तो वो इसी वजह से होती है। जो मसल्स उसके जो मसल्स इन्वॉल्व है, लॉन्गिट्यूडनल है, सर्कुलर है, ओब्लिक मसल्स की वजह से होती है। और जो केमिकल डाइजेशन है तो इसमें गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन होती है। गैस्ट्रिक जूसेस में डिफरेंट मतलब पेप्सिन एंजाइम जो है वो पेप्सिनोजन फॉर्म में होता है। इसके अलावा जो है उसमें मतलब डिफरेंट HCl ये चीज़ें जो है सिक्रीट होती है, तो इसकी फिर केमिकली डाइजेशन होती है। तो फूड की यहाँ पर मैकेनिकल डाइजेशन के साथ साथ केमिकल डाइजेशन भी होती है। इसमें फिर 2 टाइप्स ऑफ स्फिंक्टर हैं। एक जो फूड को मूवमेंट को रेगुलेट करता है, ये हमने पहले भी पढ़ा कि स्टमक का जो शेप है वो हम ट्यूब कंसिडर करेंगे कि ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला दोनों पे स्फिंक्टर जो है वो मौजूद है। जो एसोफेगस के नज़दीक है वहाँ पर कार्डिक स्फिंक्टर है और जो स्मॉल इंटेस्टाइन के नज़दीक है उसमें पाइलोरिक स्फिंक्टर है। अब जो है स्टमक के रीजन्स क्या है, तो स्टमक के 4 रीजन्स है। कार्डियक स्टमक जिसको हम कार्डिक रीजन कहते हैं, पंडिक स्टमक जिसको पंडिक रीजन, और बॉडी स्टमक यानी बॉडी है उसकी जो सबसे मेन पार्ट उसका होता है, और पाइलोरिक स्फिंक्टर जो ड्यूडेनम के करीब होता है। अब जो है स्टमक का फंक्शन क्या है, तो स्टमक का फंक्शन, द स्टमक जो सबसे पहला फंक्शन है डाइजेशन। द स्टमक रिलीजेस प्रोटीएजेस प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम सच एज पेप्सिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हिच किल और इनहिबिट बैक्टीरिया एंड प्रोवाइड्स द एसिडिक पीएच ऑफ 2 फॉर द प्रोटीएजेस टू वर्क। सबसे पहले उसका काम है डाइजेशन। डाइजेशन जो है मतलब स्टमक में प्रोटीएजेस एंजाइम है जिसमें एक का नाम है पेप्सिन। पेप्सिन जो है ये पेप्सिनोजन फॉर्म में होता है, ये जाइमोजन ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में होता है जो इरेक्टिव फॉर्म होता है उसका। और जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl की सिक्रीशन होती है तो ये एक सिग्नल देता है पेप्सिनोजन को कि तुम पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाओ, और जो पेप्सिन होता है ये फिर एक्टिव फॉर्म होता है पेप्सिनोजन का, और ये फिर जो हमारा प्रोटीन फूड में जो प्रोटीन होता है स्टमक में तो उसको फिर ये पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करे। ये डायरेक्टली जो है अमीनो एसिड में कन्वर्ट नहीं करता, बल्कि ये स्मॉल और लार्ज पॉलीपेप्टाइड में पॉलीपेप्टाइड और पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। और दूसरा जो है HCl है, तो HCl का काम ये है कि ये जो है इसकी मतलब pH बहुत कम होती है, तो इसी वजह से ये जो बैक्टीरिया है उसको किल या इनहिबिट भी करता है। और जो हमारा जो स्टमक जो है वो भी एसिडिक एनवायरनमेंट इसलिए चाहता है ताकि जो फूड में जितने भी बैक्टीरिया और ये चीज़ें हो ये भी ख़त्म हो जाए। और फिर और एक ये कि पेप्सिन एंजाइम के लिए ये एसिडिक pH लाजमी है क्योंकि वहाँ पर HCl की वजह से ये एक्टिव होता है। Food is churned by the stomach through muscular contraction of the wall called peristalsis। ये हमने पहले भी कि मैकेनिकल जो डाइजेशन होती है स्टमक में ये चर्निंग मोमेंट की वजह से होती है, तो यहाँ पर भी लिखा है कि मस्कुलर कंट्रैक्शन होती है, इसको पेरिस्टालिसिस कहते हैं। एब्जॉर्प्शन, सम एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन स्मॉल मॉलिक्यूल नेवरदलेस डज अकर इन स्टमक थ्रू इट्स लाइनिंग। म्यूकोज़ा जो है वे डायरेक्ट चीज़ों को भी एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे डिफरेंट ड्रग्स हो गए, एस्पिरिन हो गया, अल्कोहल हो गया, तो ये डायरेक्टली जो है ये यहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं। तो फिर हम जो हमारा फार्माकोलॉजी है ना, फार्माकोलॉजी में हम फिर 2 टाइप्स का ड्रग्स पढ़ेंगे। एक जो है वो एसिडिक मीडियम में डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन होती है उसकी, दूसरा जो है उसको हम एंटेरिक कोटिंग करते हैं ताकि वो स्टमक के लाइनिंग से बच जाए, मतलब उसके जो HCl कंटेंट है उससे बच जाए और वो फिर जाकर सही तरीके से इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाए। तो सम ड्रग्स जो है जिसमें एस्पिरिन ये चीज़ें आते हैं और अल्कोहल ये जो है डायरेक्टली स्टमक से एब्जॉर्ब होती है। अब गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन कैसे होती है, किस हार्मोन्स के वजह से होती है, कौन से सेल्स इसमें इन्वॉल्व है, तो हम ये पढ़ेंगे। अब गैस्ट्रिक एसिड्स भी इसको कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस भी कहते हैं या स्टमक एसिड भी कहते हैं। एज अ डाइजेस्टिव फ्लूइड फॉर्म इन द स्टमक एंड इज कंपोज ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पोटाशियम क्लोराइड KCl एंड सोडियम क्लोराइड NaCl।
गैस्ट्रिक जूस जो है या गैस्ट्रिक एसिड्स भी इसको कहते हैं, स्टमक एसिड भी कहते हैं, ये 3 चीज़ों पे मुश्तमिल है। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, पोटाशियम क्लोराइड है और NaCl है। तो ये जो है ये डायरेक्टली एसिडिटी में इन्वॉल्व होता है, मतलब ये जो स्टमक का जो pH कम होता है ये इसकी वजह से होता है। द एसिड्स प्ले अ की रोल इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स बाय एक्टिवेटिंग डाइजेस्टिव एंजाइम एंड मेकिंग इंजेस्टेड प्रोटीन अनरेवेल, सो डेड डाइजेस्टिव एंजाइम ब्रेक डाउन द लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड। इस तरह होता है कि जो स्टमक में हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम को एक्टिवेट करता है। ये गैस्ट्रिक जूस जो है ये क्या करता है, पेप्सिन को एक्टिवेट करता है और इस वजह से ये प्रोटीन जो है ये ज़ाहिर होता है। ज़ाहिर होने का मतलब ये कि प्रोटीन जो है ये पेप्टाइड में कन्वर्ट होता है। और ये यहाँ पर लिखा है ब्रेक डाउन द लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड। तो लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड का मतलब ही यही है कि ये पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड में स्प्लिट हो जाते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है कि जो मतलब गैस्ट्रिक जूस होता है ना, गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन वो सेल्स करते हैं, ठीक है। तो वो सिक्रेटरी सेल्स यहाँ पर मौजूद है, तकरीबन 4 टाइप ऑफ सिक्रेटरी सेल है। सबसे पहला जो है इसको चीफ सेल यानी प्रिंसिपल सेल भी कहते हैं। सिक्रेट पेप्सिनोजन एंड एक्टिव एंजाइम। ये क्या करता है, ये इसको चीफ सेल भी कहते हैं। ये पेप्सिनोजन को सिक्रेट करता है। पेप्सिनोजन जो है ये उसकी इनएक्टिव फॉर्म होती है, इसको हम जाइमोजन ग्रेनुल्स के फॉर्म में होता है। और जब ये स्टमक जो है उसकी HCl की सिक्रेशन होती है और ये HCl क्या करता है, ये इस पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है फिर। और ये पेप्सिन क्या करता है फिर ये जो प्रोटीन होता है उसको लार्ज और स्मॉल पॉलीपेप्टाइड में चेंज करता है। दूसरा जो सेल आता है उसको पैराइटल सेल कहते हैं। पैराइटल सेल क्या करता है, ये HCl को सिक्रेट करता है और HCl के साथ साथ ये इंट्रिंसिक फैक्टर को भी सिक्रेट करता है। इंट्रिंसिक फैक्टर जो है उसका काम ये है कि ये इंटेस्टाइन में जाकर वहाँ पर विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन करता है। अब जो है HCl की सिक्रीशन किस तरह करता है, तो जो पैराइटल सेल होता है इसमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये दोनों मिलकर ये बाइकार्बोनिक एसिड जिससे बनता है। जब बाइकार्बोनिक एसिड बनता है तो फिर ये स्प्लिट होता है बाइकार्बोनिक एसिड 2 में। एक हमें हाइड्रोजन आयन देता है और दूसरा जो है ये हमें बाइकार्ब देता है, बाइकार्ब। अब क्या होता है, ये हाइड्रोजन आयन जो है ये बाहर ल्यूमेन में चला जाता है और उसके नतीजे में जो हमारा पोटाशियम आयन है वो अंदर आता है एक्जेंटिक सेल्स में, यानी जो पैराइटल सेल को एक्जेंटिक सेल भी कहते हैं, उसके अंदर आ जाता है। फिर बाइकार्ब और क्लोराइड जो है ये शिफ्ट हो जाता है, मतलब ये इसकी शिफ्ट जो है वो फिर क्लोराइड से होती है। फिर हाइड्रोजन और क्लोराइड है ये दोनों मिलकर HCl बनाता है। और जो इंट्रिंसिक फैक्टर है इसको कास्टले इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये इंटेस्टाइन में जाकर विटामिन B12 के साथ मिल जाता है और फिर उसकी एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करता है। अगर किसी पेशेंट में या किसी ऐसा शख्स हो जिसमें विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन सही तरीके से नहीं होती, तो इसमें जो कास्टली इंट्रिंसिक फैक्टर है, जैसे हमें गैस्ट्राइटिस का पेशेंट हो गए या गैस्ट्रिक कार्सिनोमा हो गया, तो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा जो है जो गैस्ट्रिक CA है, मतलब गैस्ट्रिक कार्सिनोमा वाला पेशेंट, उसमें फिर ये विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होती, तो इसकी वजह से एनीमिया आता है। और जो विटामिन B12 की वजह से एब्जॉर्प्शन की वजह से सही तरीके से एब्जॉर्प्शन नहीं होती, तो इसकी वजह से जो एनीमिया काज होती है उसको परनीशियस एनीमिया कहते हैं। तीसरा जो सेल है उसको म्यूकस सेल्स कहते हैं। ये म्यूकस और अल्कलाइन सब्सटेंसेस को सीक्रेट करता है टू हेल्प टू न्यूट्रलाइज HCl इन द गैस्ट्रिक जूसेस। ये म्यूकस को सीक्रेट करता है अल्कलाइन सब्सटेंसेस को, ताकि जो HCl होता है ये हमारे गैस्ट्रिक जूसेस में ये जो स्टमक की लाइनिंग है उसको सही मतलब ख़राब ना करे, तो ये उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्योंकि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें बाइकार्बोनेट वाले चैनल्स होते हैं और ये चैनल जो है इसको हम गैस्ट्रिक म्यूकोजल बैरियर कहते हैं। तो ये क्या करता है, ये म्यूकोजा जो है ये जो हमारा एसिडिक स्टमक है ना, स्टमक की जो एसिडिटी है, गैस्ट्रिक कंटेंट है, इसको फिर डैमेज होने से बचाती है। जो हमारा फोर्थ जो सेल्स है वो है जी सेल्स। जी सेल जो है ये सीक्रेट अ हार्मोन कॉल्ड गेस्ट्रिन विच स्टिमुलेट द पैराइटल सेल एंड ओवरऑल गैस्ट्रिक जूसेस। ये क्या करता है, ये गेस्ट्रिन जो है इसको सीक्रेट करता है। गेस्ट्रिन क्या है, ये एक हार्मोन है, ये पैराइटल सेल को स्टिमुलेट करता है कि वो क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा HCl प्रोडक्शन करे। अभी जो पैराइटल सेल है इसको कैसे स्टिमुलेट करते हैं, तो ये क्या करता है, गेस्ट्रिन ये हार्मोन जो है ये ब्लड में रिलीज़ होता है और अगर जो हमारा स्टमक हो उसमें फूड आ गया हो तो उसके के लिए HCl फिर चाहिए, तो ये क्या करता है, ये गैस्ट्रिक जूस को स्टिमुलेट करता है कि गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन किस तरह होती है। और इसमें जो हमारा जो पाउलो एक साइंटिस्ट है उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि उन्होंने ऐसा किया था कि जो इसोफेगस था, अगर डॉग का इसोफेगस उसको कट किया था
और उसके सामने जब फूड रख दिया तो वहाँ से भी मतलब गैस्ट्रिक जूस एसिड सिक्रीशन गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन स्टार्ट हुआ। तो उन्होंने ये कहा कि जो हमारा गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन है ये ऐसा नहीं है कि बस ये गैस्ट्रिन हार्मोन की वजह से स्टिमुलेट हुआ, ये तो इसका एंडोक्राइन स्टिमुलेशन है, इसका न्यूरो स्टिमुलेशन भी है, मतलब नर्व्स की वजह से भी ये स्टिमुलेट होता है। तो नर्व स्टिमुलेशन किस वजह से होती है? तो ये जब फूड को देखते हैं या उसका स्मेल आ जाती है तो हमारे मतलब जो स्टमक होता है तो उसमें फिर गैस्ट्रिक सिक्रीशन ज़्यादा होती है। दूसरी जो बात है, इन चारों सेल्स में जब हम एसिडिटी गैस्ट्रिक एसिडिटी हमारा जो स्टमक की एसिडिटी है उसके लिए हम जो ड्रग्स इस्तेमाल करें वो ड्रग्स जो है पीपीआई हो गया, वो H2 रिसेप्टर बात कर रहे हैं, मेनिटेडिन सिनेटेडिन, ये जो ये सिमेटेडिन ये चीज़ें हो गई सही। ये सारे जो है ये क्या करते हैं, ये पेराइटल सेल को वहाँ पर उसको ब्लॉक करते हैं। पेराइटल सेल में वो हाइड्रोजन पोटाशियम पंप को या ब्लॉक करेगा या उस पर जो H2 रिसेप्टर है उसको ब्लॉक करेगा या उस पर जो एसिटाइलकोलिन वाला मस्कुरियानिक रिसेप्टर है उसको ब्लॉक करेगा। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये है कि स्टमक जो शख्स ज़्यादा क्या करता है एसिड मतलब एंटी एसिड लेता है तो वो शख्स जो है वो ज़्यादा ससेप्टेबल है कि उसको मतलब टाइफाइड फीवर हो जाए, इसको हम एंटरैक फीवर के, क्योंकि यहाँ पर फिर एसिडिटी वो कम हो जाती है और जो सल्मोनेला टाइफोसा बैक्टीरिया है उसको फिर जगह बन जाती है कि या तो मैं ग्रो कर सकता हूँ, तो इसी वजह से फिर एंटरैक फीवर भी हो सकता है। अभी पेंक्रियाज जो है, पेंक्रियाज क्या है, ये एक ग्लैंडुलर आर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का और एंडोक्राइन सिस्टम का। ये जो है दोनों काम करते हैं, ये हमें एक्सेसरी आर्गन हम इसको कहते हैं, इसको हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि ये एक्सोक्राइन काम भी करता है और एंडोक्राइन काम। एक्सोक्राइन काम जो है इसका पेंक्रियाटिक जूस सिक्रीशन करता है और जो एंडोक्राइन काम है इसका, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। वो सेल्स क्या करता है, वो सेल्स जो है ये सिक्रीशन करता है मतलब हार्मोन्स की सिक्रीशन, एंजाइम की सिक्रीशन करता है। जैसे हार्मोन्स हो गए, वो पेंक्रियाटिक जूस जो है वो एंजाइम की सिक्रीशन करता है और जो हमारे आइलेट ऑफ लैंगरहान होते हैं तो उसमें फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स होते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागॉन ये होते हैं। इट इज़ लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी बिहाइंड द स्टमक, ये स्टमक के पीछे जो है एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है। इट इज़ एन एंडोक्राइन ग्लैंड, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है प्रोड्यूसिंग सेवरल इंपॉर्टेंट हार्मोन इंक्लूडिंग इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमेटोस्टेटिन एंड पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। इसमें तकरीबन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं और वो सेल्स क्या करते हैं, वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह फंक्शन करते हैं। मतलब ये है कि ये सिक्रीशन करते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमेटोस्टेटिन, पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड ये चीज़ें सिक्रेट करता है और ये भी ब्लड में सर्कुलेट होता है और अपना जो फंक्शन है वो सही तरीके से करते हैं। अगर ब्लड में ग्लूकोज की मकदार ज़्यादा हो तो इंसुलिन सिक्रेट होगा, अगर ब्लड में ग्लूकोज की मकदार कम हो तो फिर ग्लूकागॉन सिक्रेट होता है। उसका लेंथ जो है 15 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, ये उसका लेंथ हो गया 15 सेंटीमीटर और 6 इंच। अभी जो है ये पेंक्रियाज है और इसके पेंक्रियाज के साथ ये हार्स शू शेप जो है सी शेप आपको नज़र आता है, ये ड्यूडेनम है क्योंकि ये यहाँ पर इसके दरमियान जो है हेड, नेक, बॉडी, टेल, ये जो राइट इंग्लिक के इसके दरमियान एक डक्ट गुजरता है, इसको डक्ट ऑफ ओवरसन भी कहते हैं, इसको पेंक्रियाटिक डक्ट भी कहते हैं, मेन डक्ट ऑफ पेंक्रियाज इसको कहते हैं सही। तो ये क्या करता है, ये डायरेक्टली ड्यूडेनम में फिर ओपन होता है। ऊपर से जो आता है एक तो एक गॉल ब्लैडर आपको नज़र आता है, गॉल ब्लैडर से एक सिस्टिक डक्ट आता है, ऊपर से फिर एक राइट हेपेटिक डक्ट है, एक लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है। ये कहाँ से आता है, ये लीवर से आता है। ये दोनों मिलकर यहाँ पर जब ये दोनों मिल जाए तो इसको कॉमन हेपेटिक डक्ट कहते हैं सही है। मतलब ये राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट जब ये मिल जाए तो उसको कॉमन हेपेटिक डक्ट कहते हैं और ये सिस्टिक डक्ट। जब ये कॉमन हेपेटिक डक्ट जो लीवर से आया है और सिस्टिक डक्ट जो गॉल ब्लैडर से आया है ये दोनों मिलता है, यहाँ पर जब वाई शेप आपको नज़र आता है ये ग्रीन, ये जब ये मिल जाए तो इसको हम कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। ये कॉमन बाइल डक्ट है सही है। ये कॉमन बाइल डक्ट जब नीचे आता है तो यहाँ पर है हेपेटो पेंक्रियाटो एम्प्यूला सही है। हेपेटो पेंक्रियाटिक एम्प्यूला क्या है, पेंक्रियाज और जो मतलब हेपेटिक जो बाइल डक्ट है ये दोनों वहाँ पर मिल जाते हैं। फिर यहाँ पर एक गोल सा शक्ल बन जाता है जिसको हम एम्प्यूला कहते हैं, इसको हेपेटो पेंक्रियाटिक एम्प्यूला भी कहते हैं। और लास्ट में फिर यहाँ पर एक स्पेंक्टर बना, इसको आप हेपेटिक एम्प्यूलियाटिक स्पेंक्टर भी कहते हैं, हेपेटो पेंक्रियाटिक स्पेंक्टर भी कहते हैं। और इसका एक दूसरा नाम है, उसको आप स्पेंक्टर ऑफ ओडाई भी कहते हैं, स्पेंक्टर ऑफ ओडाई। तो ये डायरेक्टली फिर ड्यूडेनम में ड्रेन कर देते हैं।
अभी जो है पेंक्रियाज का स्ट्रक्चर है, तो एनाटॉमिकली पेंक्रियाज इज डिवाइडेड इनटू द हेड ऑफ द पेंक्रियाज, द नेक ऑफ पेंक्रियाज, द बॉडी ऑफ पेंक्रियाज एंड द टेल ऑफ पेंक्रियाज। ये हम एनाटॉमिकली डिवाइड करते हैं, एक जो है इसका हेड है, एक टेल है, ये बॉडी है और इसका मतलब हेड, नेक, बॉडी और टेल है। पहले पिछले पिक्चर में हम आप लोग देख सकते हैं, हेड है, नेक है, बॉडी है और टेल है। जो नेक जो है ये कहाँ पर वाक़ है, नेक को आप देखें तो ये हेड और बॉडी के दरमियान मौजूद है। बॉडी जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है इसका। तो यहाँ पे लिखा है द नेक इज़ अबाउट 2.5 सेंटीमीटर और 1 इंच लॉन्ग एंड लाइज बिटवीन द हेड एंड द बॉडी। ये मैंने आप लोगों को समझाया। द बॉडी इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द पेंक्रियाज एंड लाइज बिहाइंड द पाइलोरस। जो पाइलोरस हमारा होता है, जहाँ पे जो लास्ट पार्ट होता है स्टमक का, जहाँ पे फिर पाइलोरस स्फिंक्टर ओपन होता है, तो वहाँ पर ये मौजूद है। द टेल एंड्स बाय अबॉटिंग द स्प्लीन। तो जो टेल एंड होता है ना, वो कहाँ की तरफ चला गया है, जो हमारा स्प्लीन होता है वहाँ की तरफ, जिसको हम ब्लड बैंक भी कहते हैं। अभी जो है पेंक्रियाज का फंक्शन क्या है, तो द पेंक्रियाज इज इन्वॉल्व इन ब्लड शुगर कंट्रोल एंड मेटाबॉलिज्म विद इन द बॉडी। तो इसका फंक्शन ये है कि हम जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, क्योंकि इसमें इंसुलिन और ग्लूकागॉन ये है। दूसरा जो है शुगर कंट्रोल एंड मेटाबॉलिज्म, जो ग्लूकोज है उसके मेटाबॉलिज्म भी करता है और उसकी शुगर को कंट्रोल रखता है। पेंक्रियाटिक आइलेट्स, इसको आइलेट्स आप लिंगरहान भी कहते हैं, लिंगरहान साइंटिस्ट का नाम है। और आइलेट का मतलब ये है कि ये एक जजीरे टाइप के है। इसके दरमियान जैसे ये सेल्स मौजूद होते हैं, अल्फा, बीटा, गैमा और डेल्टा, और इसके इर्द गिर्द जो है सिनार सेल्स होते हैं जो फिर पेंक्रियाटिक जूसेस सिक्रीशन करते हैं। Within these pancreatic islets are four main type of cells। फोर मेन टाइप ऑफ सेल्स इसमें मौजूद होता है, जो इसको ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, रेगुलेट करता है। और मोस्टली क्या है, एक है इंसुलिन और दूसरा है ग्लूकागॉन। अभी हम वो पढ़ेंगे। अब फंक्शन ऑफ पेंक्रियाज में है, ईच टाइप ऑफ सेल सिक्रीट अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन। अभी जो 4 टाइप्स ऑफ सेल है उसका डिफरेंट हार्मोन को सिक्रीट करता है और उसके फिर फंक्शन भी डिफरेंट है। सबसे पहले अल्फा सेल सिक्रीट्स ग्लूकागॉन इंसुलिन इंक्रीज ग्लूकोज इन द ब्लड। सबसे पहले जो अल्फा सेल है वो क्या करता है, वो ग्लूकागॉन को सिक्रीट करता है। ग्लूकागॉन का क्या है, जब हम मतलब स्टार्व होते हैं, हमें फूड नहीं मतलब सही तरीके से नहीं मिल रहा, या हम हमारा रोज़ा होता है, तो उसके दरमियान हम क्या हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाते हैं, मतलब ब्लड में हमारा ग्लूकोज कम हो जाए। जब ब्लड में हमारा ग्लूकोज कम हो जाता है तो डायरेक्टली ग्लूकागॉन को मैसेज जाता है, सिग्नल जाता है। ग्लूकागॉन क्या करता है, अल्फा सेल क्या करता है, ग्लूकागॉन को सिक्रीट करता है, और वो क्या करता है, लीवर और मसल में जो ग्लूकोज स्टोर होते हैं उसको वहाँ से ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि लीवर और मसल में एक ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होते हैं। तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं और इसको फिर ब्लड में लेके आते हैं, और ये हाइपोग्लाइसीमिया जो है ये नॉर्मल में आ जाता है। जो ग्लूकोज का मतलब जो नॉर्मल जो वैल्यू है ना, वो वहाँ तक आ जाता है। बीटा सेल जो है ये क्या करता है, ये इंसुलिन को सिक्रीट करता है। इंसुलिन इस जब हम फूड खाते हैं तो उसकी वजह से हमारा जो मतलब ग्लूकोज स्पाइक जो हम कहते हैं ना ब्लड में, वो ज़्यादा होता है। तो इसकी वजह से फिर डायरेक्टली इंसुलिन सिक्रीट होता है और वो ग्लूकोज को कम कर देता है, अपने नॉर्मल पे लेके आता है। डेल्टा सेल सिक्रीट सोमेटोस्टेटिन रेगुलेट स्टॉप्स अल्फा एंड बीटा सेल। ये क्या करता है, डेल्टा सेल सोमेटोस्टेटिन को सिक्रीट करता है, और ये जो है अल्फा और बीटा सेल जो है उसको सिक्रीशन को या स्टॉप करता है या इसको रेगुलेट करता है। 3 चीज़ें हैं, एक है सोमेटोस्टेटिन जो क्या करता है, इन दोनों को रेगुलेट करता है। एक है सोमेटोमेडिन जो लीवर इसको सिक्रीट करता है, और तीसरा जो है वो है सोमेटोट्रोपिन। तो सोमेटोट्रोपिन तो है जो है ये ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम है, और सोमेटोमेडिन जो है ये इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर है और ये लीवर इसको सिक्रीट करता है। गैमा सेल सिक्रीट पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। गैमा सेल्स इसमें मौजूद होते हैं, ये क्या करता है, पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड को सिक्रीट। अब जो है जो दूसरा एक्सेसरी आर्गन है वो है लीवर। लीवर को जो सबसे मतलब एक तो है एक्सटर्नल लार्जेस्ट ऑर्गन, वो स्किन है। इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन वो लीवर है, और लीवर जो है इसका मेन काम है मेटाबॉलिज्म, ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। तो इसकी वजह से बॉडी में लीवर का टेम्परेचर भी थोड़ा सा हाई रहता है। द लीवर एन ऑर्गन ओनली फाउंड इन वर्टिब्रेट्स, डिटॉक्सिफाइज वेरियस मेटाबोलाइट्स, सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड प्रोड्यूसेस बायोकेमिकल नेसेसरी फॉर डाइजेशन। लीवर क्या करता है, ये वर्टिब्रेट में मौजूद होता है, ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। वेरियस मेटाबोलाइट्स, फूड हो, अगर ड्रग्स हो, अल्कोहल, जितने भी चीज़ें हो ना, तो उसके मेटाबॉलिज्म में डिटॉक्सिफिकेशन करती है। फिर उसमें प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ में होती है, क्योंकि जितने भी
जो हमारे अमाइनो एसिड्स हैं ना, ये यहाँ पे बनते, एक एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं, एक नॉन एसेंशियल। जो एसेंशियल अमाइनो एसिड ये हमें डाइट में चाहिए, और नॉन एसेंशियल कहाँ पे बनते हैं, तो ये लीवर में बनते हैं। और ये फिर प्रोड्यूस क्या करते हैं, बायोकेमिकल नेसेसरी जितनी भी बायोकेमिकल चीज़ें होती हैं ना, तो ये डाइजेशन में इन्वॉल्व होती है, ये यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। और ये बात ये भी आप लोग ये बात आप लोग जाने के जो लीवर होता है ना, लीवर ये दो, इनके दो लोब होते हैं। यहाँ पर लिखा है कि दो लोब होते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब, लेकिन ज़्यादातर बुक्स में है कि इसके चार लोब होते हैं। एक राइट लोब होता है, एक लेफ्ट लोब होता है, एक इसमें जो है कॉर्डेट होता है, और जो चौथा जो लोब होता है उसको क्वाड्रेट कहते हैं। सही है। इसकी रिलेशन हम जानेंगे कि इसकी रिलेशन क्या है। तो इंटीरियरली डायफ्राम एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वाल, इंटीरियरली जब हम देखेंगे तो डायफ्राम है और एब्डोमिनल वाल जो है ये मौजूद है। पोस्टीरियरली जब हम देखेंगे तो एसोफेगस है, इंफीरियर वेना केवा है, एओर्टा है, गॉल ब्लैडर है, वर्टिब्रल कॉलम है और डायफ्राम है, तो ये पोस्टीरियरली मौजूद है। और लेटरली जब हम देखेंगे तो लोअर रिब्स और डायफ्राम, ये चीज़ें जो है ये प्रेजेंट है। तो ये इसकी लोकेशन हो गई। लीवर जो है, अब सुपीरियरली इंफीरियरली हम इसको देखेंगे। तो सुपीरियरली जब हम देखें तो डायफ्राम एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वाल ये मौजूद है। इंफीरियरली जब हम देखें तो स्टमक है, बाइल डक्ट्स है, ड्यूडेनम है, हेपेटिक फ्लेक्चर ऑफ कोलान। हेपेटिक फ्लेक्चर ऑफ कोलान कहाँ पर है, तो ये राइट साइड पे है। सही है। जो स्प्लीनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलान है वो लेफ्ट साइड पे है, और जो हेपेटिक है वो राइट साइड पे। तो और ये राइट किडनी, ये जो है इंफीरियरली प्रेजेंट है। और आप लोग ये भी बात को समझाएं कि जो राइट किडनी होती है ना, राइट किडनी का क्या है, तो ये स्लाइटली लोअर होती है लेफ्ट किडनी से। इसका वो रीज़न क्या है, क्योंकि जो लीवर का लोब होता है ना, ये उसके ऊपर आ चुका होता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, लीवर जो है वो है सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गन। क्योंकि जब थोड़ा सा भी लीवर आप किसी आदमी से या किसी डोनर से निकाल दें और किसी दूसरे में ट्रांसप्लांट कर दें, तो ये खुद ब खुद क्या होगा, ग्रो होगा, क्योंकि ये एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गन है। अब ये जो है एक स्ट्रक्चर है इसका, ये देखिए आप, ये लेफ़्ट लोब है लीवर का, ये राइट लोब है। राइट लोब जो है थोड़ा बड़ा है लेफ़्ट से, और इसके दरमियान एक लेगामेंट है, इसको पाल्सीफॉर्म लेगामेंट कहते हैं। ये गॉल ब्लैडर आपको नज़र आता है, इससे जो डक्ट निकलता है इसको सिस्टिक डक्ट कहते हैं। एक ये लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है और एक राइट हेपेटिक डक्ट है। ये दोनों मिलके इसको कॉमन हेपेटिक डक्ट कहते हैं। फिर ये सिस्टिक डक्ट दोनों मिलके लास्ट में फिर आपको जो ग्रीन सा नज़र आता है इसको फिर हम कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। ये फिर जो है डायरेक्टली ड्यूडेनम में ओपन होता है। तो इसका स्ट्रक्चर हो गया। और अभी जो लीवर का स्ट्रक्चर है, ये क्या है, लीवर जो है रेडिश ब्राउन कलर है, वेज शेप कलर है, ये पोर लोब से मुश्तमिल है। यहाँ पे लिखा है कि पोर लोब्स ऑफ अनइक्वल साइज। ज़्यादातर बुक्स में आप देखेंगे तो दो लोब, यहाँ पर भी दो लोब आप लोगों ने को नज़र आए, एक राइट लोब और एक लेफ्ट लोब। लेकिन लीवर के 4 लोब्स है, एक को कॉर्डेट कहते हैं और दूसरे को क्वाड्रेट कहते हैं। सही। कॉर्डेट वाला जो है ना, ये सी से आप लोग जाहिर करें, सी कॉर्डेट वेना केवा से निकला है, मतलब जो इंफीरियर वेना केवा होता है ना, ये इससे गुजरता है, तो इसी वजह से इसको कॉर्डेट कहते हैं। वेट जो इसका है 1.44 से लेके 1.66 kg तक है। वेट जो है वो 15 सेंटीमीटर है। इट इज़ बोथ द हीवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन एंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ये भी मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया। अगर एक्सटर्नल का जिक्र करें तो स्किन होगा, और अगर इंटरनली हम करें तो क्या होगा, वो लीवर जो होगा। स्ट्रक्चर ऑफ लीवर। अब लीवर का स्ट्रक्चर जो है ये डिवाइड करते हैं हम 2 पार्ट्स में। व्यू फ्रॉम द अबव राइट एंड लेफ्ट लोब। यहाँ पे लिखा है कि 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, वहाँ पर लिखा 4 जो है लोब है। यहाँ पर फिर 2 लोब है, बस कैम्यू वाले है। ये यहाँ पर इस एक स्लाइड में 4 लोब लिखे हैं, दूसरे में अभी उनको डिवाइड करते हैं 2 में, एक राइट हो गए और एक लेफ्ट हो गए। पॉल्सीफॉर्म लिगामेंट जो है ये क्या करता है, ये लीवर को डिवाइड करता है लेफ्ट और राइट लोब में। अब लीवर का फंक्शन क्या है, सबसे पहले सिंथेसिस। तो क्या करता है, हमने पहले बताया कि ये प्रोटीन प्रोड्यूसेस एंड सीक्रेट बाय द लीवर। लीवर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन को पैदा करता है, क्योंकि अमाइनो एसिड जो है यहाँ पे बनते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें है ये वो है एल्बुमिन। एल्बुमिन क्या है, वो ब्लड में है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। द लीवर प्लेज अ मेजर रोल इन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमाइनो एसिड एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। इसके मेटाबॉलिज्म करते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म हो तो ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ये सारे हो गए। अगर प्रोटीन के हो तो जो प्रोटीन वाले की जब मतलब मेटाबॉलिज्म, ये सारी चीज़ें यहाँ में होती है। एक और इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे यूरिया साइकिल भी होता है, जिसको हम यूरिया साइकिल भी
यूरिया साइकिल, अस्पर्जिनी ऑर्निथिन अर्जिनिन साइकिल भी कहते हैं, ऑर्निथिन अर्जिनिन साइकिल भी कहते हैं, यूरिया साइकिल भी कहते हैं। अमाइनो एसिड बनते हैं यहाँ पे और लिपिड की मेटाबॉलिज्म होती है जिसमें लाइपोजेनेसिस लाइपोलाइसिस ये सारे यहाँ पे होते हैं। और जो प्रोटीन की डाइजेशन ये किस तरह होती है, तो इस तरह होती है कि प्रोटीन में एक अमाइनो पार्ट को इसको रिमूव डी अमाइनेशन कहते हैं, उसको जो अमाइन पार्ट होती है ना NH2 वाला वो रिमूव करता है और डायरेक्टली इसको एसिटाइल को में ए में कन्वर्ट करके फिर डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल में एंटर होता है और हमें एनर्जी देता है। द लीवर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ इंसुलिन एंड अदर हार्मोन। लीवर जो है ये इंसुलिन की ब्रेक डाउन भी करता है और बाकी जो हार्मोन्स है उसकी भी करता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि छोटे बच्चे जब होते हैं तो बोन उसकी मिचेवर नहीं होती, तो वहाँ पर बोन मेरो की फॉर्मेशन नहीं होगी, मतलब ब्लड सेल्स, तो जो हमारे पीटल सर्कुलेशन है ना तो वहाँ पे RBC कहाँ पे बनते हैं, तो वो लीवर में बनते हैं। अब जो लीवर का फंक्शन है क्या करते हैं, द लीवर ब्रेक डाउन बिलिरुबिन वाया ग्लूकोरोनेडेशन फैसिलिटेटिंग इट्स एक्सक्रीशन इनटू बाइल। ये ग्लूकोरोनेडेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम बिलिरुबिन की क्या करते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं। तो बिलिरुबिन 2 में कन्वर्ट होता है, एक हीम पार्ट उसका मतलब RBC जो है ये 2 में कन्वर्ट होता है। RBC की भी यहाँ पे क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है, तो ये 2 चीज़ों में कन्वर्ट होता है, एक हीम में और एक ग्लोबिन में। जो हीम पार्ट होता है ना ये तो दोबारा रीजनरेट होकर फिर दूसरे 120 डेज़ के बाद फिर RBC बनाएगा, लेकिन ये ग्लोबिन पार्ट जो है ये फिर बिलिरुबिन इन चीज़ों में क्या होगा, डिवाइड होगा और फिर ये यूरोबिलिन और जिन चीज़ों में डिवाइड होगा। अदर फंक्शन इसके क्या है, द लीवर स्टोर अ मल्टीट्यूड ऑफ द सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग ग्लूकोज एंड द पम्प ग्लाइकोजन। तो हमने पहले भी बताया कि इसमें क्या होता है, ग्लाइकोजन जो है ये ग्लूकोज की रिजर्वायर होता है। तो ये ग्लूकागन क्या करता है, ये इंसुलिन क्या करता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके फिर लीवर और मसल में स्टोर करता है। अभी विटामिन ए जो है ये 1 to 2 ईयर सप्लाई जो है करता है, मतलब जब विटामिन ए यहाँ पर अकमुलेट होती है यहाँ पर स्टोर होती है तो ये 1 to 2 ईयर सप्लाई हमें देती है। विटामिन ए की, विटामिन डी की सप्लाई कितनी है, 1 to 4 मंथ्स सप्लाई ये हमें देती है। और इसका जो विटामिन इम्पोर्टेंट है वो विटामिन D3 है, क्योंकि उसको कैल्सी ट्रायोल जिसको कोलिकैल्सिफेरॉल भी कहते हैं। विटामिन B12 जो है ये 3 to 5 ईयर सप्लाई ये हमें देते हैं। कोबालामिन जिसको कहते हैं विटामिन के, जो उसको ये जो है ये ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होती है। आयरन हो गया, पेरेटिन जो है ये इसमें मौजूद है, और कॉपर जो है सेरेलोस्प्लाज्मिन, सही है। तो ये चीज़ें जो है ये क्या करता है, इसमें इस फॉर्म में ये स्टोर होते हैं। द लीवर प्रोड्यूसेस अल्ब्यूमिन, लीवर अल्ब्यूमिन प्रोड्यूस करता है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन जो और एबंडेंट प्रोटीन जो ब्लड सीरम में होता है ये इसलिए होता है क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। कंटेन पिगोसाइड्स टू डिस्ट्रॉय डैमेज एरिथ्रोसाइट्स एंड फॉरेन सब्सटेंसेस यूजिंग पिगोसाइटोसिस। ये जो है लीवर जो है, लीवर में एरिथ्रोसाइट की क्या होती है, इसकी जो जब 120 डेज़ पूरे हो जाते हैं, 4 मंथ पूरे हो जाते हैं तो फिर ये RBC ख़त्म होना स्टार्ट होती है, यहाँ वहाँ पर ये ख़त्म होती है इसकी पिगोसाइटा से। और एक जो है फॉरेन सब्सटेंसेस की तरह होती है, तो एक इसमें एक टाइप्स ऑफ सेल होते हैं, इसको कपर सेल्स कहते हैं। और कपर सेल्स भी है इसके मैक्रोफेजेस, जैसे हम कहें इसके मैक्रोफेजेस हैं, वो भी है डिटॉक्सिफिकेशन में इन्वॉल्व होती है। अभी जो दूसरा एक्सेसरी अर्गन है वो है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर जो है ये एक स्मॉल हॉलो अर्गन है और ये क्या करता है, बाइल को स्टोर करता है, उसको कंसनट्रेटेड बनाता है और फिर उसको रिलीज़ करता है सिस्टिक डक्ट के थ्रू। कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम के पार्ट जो है वहाँ पर। इन ह्यूमन द पियर शेप गॉल ब्लैडर लाइज बीनीथ द लीवर। ये जो है पियर शेप होता है, नाशपाती जैसा शक्ल इसका होता है और ये लीवर के नीचे होता है। तो लीवर के नीचे, तो लीवर के कौन से लोब में होगा, तो ये आप लोगों को पता चले कि ये जो राइट लोब, लीवर का राइट लोब है ना, वहाँ से हैंग होता है। तो इसके लिए जब हम कोलिसिस्टाइटिस ये चीज़ें करते हैं उसके लिए हम मर्फी साइन जो है ये एक साइन है जो कोलिसिस्टाइटिस को हम इसको मालूम करते हैं। और गाल ब्लैडर जो है इसको बाइल स्टोरेज ब्लैडर भी कहते हैं, क्योंकि गाल का मतलब ही है बाइल, ठीक है। तो इसको बाइल स्टोरेज ब्लैडर भी कहते हैं। और कोलिसिस्टाइटिस जो है ये इन्फ्लेमेशन जब गॉल ब्लैडर की हो जाए तो इसको कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मर्फी साइन वो साइन है कि हम जो राइट अपर क्वाड्रेंट होता है ना, उसको पेशेंट को कहते हैं कि आप सांस ले लें और उसको फिर हम इसको पाल्पेट करते हैं। तो पाल्पेशन के ज़रिए हम इसको मालूम करते हैं गॉल ब्लैडर को। अब ये गॉल ब्लैडर की एनाटॉमी है, ये आप लोग देखें, ये है राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। ये हेपेटिक डक्ट दोनों मिलकर ये कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाता है। फिर ये इसका पंडस हो गया, ये गॉल ब्लैडर की बॉडी हो गई, ये नेक हो गया, ये सिस्टिक डक्ट हो गया, ये दोनों मिलकर कॉमन बाइल डक्ट, और फिर ये ड्यूडेनम में ओपन होगा। ये बस सादा एनाटॉमी इसका।
अब जो गॉल ब्लैडर की स्ट्रक्चर क्या है, सेट्स इन अ शैलो डिप्रेशन बिलो द राइट लोब ऑफ द लीवर। ये मैंने आप लोगों को बताया कि ये राइट लोब, लीवर के राइट लोब में प्रेजेंट होगा। ये एक ग्रे ब्लू कलर होगा, सेड इट इज़ ग्रे ब्लू एंड लाइव। लेंथ जो है ये 7 to 10 सेंटीमीटर है, या 2.8 to 3.9 इंचेस है। डायमीटर 4 सेंटीमीटर या 1.6 इंचेस है। द गॉल ब्लैडर इज द कैपेसिटी ऑफ अबाउट 50 ml। 50 ml तक ये बाइल स्टोर करता है। द गॉल ब्लैडर इज शेप लाइक अ पियर विद इट्स टिप ओपनिंग इनटू अ सिस्टिक डक्ट। इसका जो टिप होता है ना, पियर शेप होता है ये, और ये टिप जो है इसका जो नेक होता है ये सिस्टिक डक्ट में फिर ओपन होता है। अब गॉल ब्लैडर के स्ट्रक्चर में हम देखते हैं तो हमें 3 सेक्शंस नज़र में आते हैं। गॉल ब्लैडर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, द पंडस, द बॉडी एंड द नेक। ये पहले पिक्चर में आप लोगों को मैंने बताया कि ये पंडस है इसका, ये इसका बॉडी हो गया और इसका नेक हो गया। अब गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या है? द मेन पर्पस ऑफ गॉल ब्लैडर इज़ टू स्टोर बाइल, आल्सो कॉल्ड गॉल्स। मैंने आप लोगों को बताया कि बाइल को गॉल भी कहते हैं। ये क्या करता है, ये पेट्स की डाइजेशन में इन्वॉल्व कर, और जब पेट्स की डाइजेशन होती है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एमल्सिफिकेशन कहते हैं। एमल्सिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें जो पेट्स होते हैं ना, ये क्या करता है, ये 2 चीज़ों में तकसीम होता है, ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड में। Bile flow through small vessels into larger hepatic ducts and ultimately through the cystic duct into the gallbladder where it is stored। बाइल क्या करता है, ये फ्लो करता है, हेपेटिक डक्ट से जाता है और ये फिर वहाँ पर उसमें कंसंट्रेटेड हो जाता है गॉलब्लैडर में, और फिर सिस्टिक डक्ट के ज़रिए ये गॉलब्लैडर में चल जाता है और वहाँ से स्टोर होता है, फिर इसी के ज़रिए ही वापस फिर ड्यूडेनम में आता है। तो यह गॉल ब्लैडर तक जो है हमने पढ़ा है। नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टार्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं फिर भी एक क्वेश्चन करूँगा आप लोगों से, तो फिर कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएं। हमने स्टमक में एक गैस्ट्रिन पढ़ा है, और दूसरा जो स्टमक में एक हार्मोन है इसको ग्रेलिन हार्मोन कहते हैं। तो ग्रेलिन और गैस्ट्रिन, इन दोनों का फंक्शन मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएँ। सही है, थैंक यू फॉर योर अटेंशन।